Hello student, welcome in process of curriculum development class. In third unit, today I will discuss the model of the curriculum development. जैसा कि मॉडल या प्रतिमान से हमारा अभिप्राय है कि प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप होता है जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। पाठ्यचर्या प्रतिमान का अर्थ पाठ्यचर्या के स्वरूप से है। पाठ्यचर्या प्रतिमान का स्वरूप उसके शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता है और इससे पाठ्यचर्या विकास के प्रतिमान भी बदलते हैं। पाठ्यचर्या विकास के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रतिमान हैं जो कि पाठ्यचर्या में आवश्यक प्रक्रियाओं, विषय वस्तु, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित करने के लिए ये निर्देश देते हैं। तो आज हम जो पाठ्यचर्या का जो प्रतिमान है जिसको कि हम कहते हैं हिल्दा तावा मॉडल या ग्रास रूट मॉडल ऑफ हिल्दा तावा। ग्रास रूट मॉडल जो है वो हिल्दा तावा ने दिया था। ये जॉन टाइलर की सहकर्मी थी और 7 दिसंबर 1967 में इस मॉडल को इन्होंने प्रेषित किया। वे छात्रों के लिए एक संतुलित और उपयोगी पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए प्रयासरत थीं। पाठ्यचर्या निर्माण को लेकर टावा का दृष्टिकोण व्यावहारिक उपागम पर आधारित था। यह चरणबद्ध रूप में योजनागत विशिष्ट लक्ष्यों, उद्देश्यों, गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए इन्होंने इस मॉडल को तैयार किया गया था। टावा ने छात्रों को क्या सिखाया जाए और उनकी आवश्यकता क्या है के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए एक प्रक्रिया विकसित की। टावा का विश्वास था कि छात्रों को जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसका एक मानक होना चाहिए जिसे निर्धारित मानक के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात ही छात्रों के अधिगम का परीक्षण भी निर्धारित मानक पर होना चाहिए। टावा ने अपने प्रगतिशील शैक्षिक विचारों को तार्तु यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया। वह जॉन ड्यूवी की शिष्या थी। इन्होंने 1962 में करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक लिखी। टावा का जो मॉडल है वो करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस में इसका इन्होंने उल्लेख किया है और ये जो इनका मॉडल है वो इंडक्टिव अप्रोच पर आधारित है। इनके इस उपागम की मुख्य विशेषता ज़मीनी स्तर पर छात्रों की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या में शामिल करना और उन्हें सामने लाना था। टावा ने पाठ्यचर्या निर्माण के 7 चरण बताए हैं। तो हिल्दा तावा का जो मॉडल है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच पर बेस्ड है और इसमें जो है ये मॉडल जो है प्रैक्टिकल बेस पर तैयार किया गया है कि किस तरीके से हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं और ये इंडक्टिव अप्रोच पर ये जो ग्रास रूट मॉडल है वो तैयार किया गया है। सबसे पहला जो है फर्स्ट स्टेज है डायग्नोसिस ऑफ द नीड। छात्रों की हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पहले आइडेंटिफाई करें कि उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं और ये हम ऑब्जर्वेशन, सर्वे और असेसमेंट के थ्रू हम इन चीज़ों को पता करेंगे। उनके
उसके लिए हम नीड असेसमेंट करेंगे कि कौन कौन सी आवश्यकताएं छात्रों को हैं। उसके लिए हम छात्रों का सर्वे करेंगे और उनके उन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उसके नॉलेज के विषय में भी हम छात्रों के ज्ञान का सर्वेक्षण इसके अंतर्गत करते हैं। जब हम नीड्स को, जो छात्रों की आवश्यकताएं हैं, उनको पहचानने का काम करते हैं। सेकेंड स्टेज पर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमें जो भी नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द डायग्नोस्ड नीड क्लियर मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर क्रिएटेड। जो भी नीड्स हमें पता चलती हैं उसके आधार पर हम मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें बनाते हैं। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को मतलब किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, और अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स जो है हम इसमें निर्धारित करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस। हमारा जैसे ऑब्जेक्टिव है कि एल्जेब्रा के इक्वेशंस को छात्र जो है उनको सॉल्व कर सकेगा। स्टेज 3 सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, उसके लिए हम क्या करते हैं कि छात्रों की रुचि के अकॉर्डिंग ही हम उनके कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। द कंटेंट दैट अलाइंस विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज सिलेक्टेड। जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने जिस पेपर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने निर्धारित किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कंटेंट भी सिलेक्ट करते हैं कि उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरीके से, किस कंटेंट के माध्यम से अचीव किया जा सकता है। कंटेंट मस्ट बी रेलेवेंट एंड शुड बी कैटर द लर्निंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लर्निंग जो नीड्स हैं और जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो उसको रेलेवेंटली अचीव करने वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने एल्जेब्रा के न्यूमेरिकल छात्र जो है करना सीखेंगे तो उसके लिए हमें उनकी टेक्स्ट बुक में कुछ रिलेटेड एल्जेब्रा के चैप्टर्स को रखना होगा, कुछ चैप्टर्स को चूज़ करके रखना होगा कि जो कि एल्जेब्रा से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है स्टेज 4 पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। द सिलेक्टेड कंटेंट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस। जो भी कंटेंट हम सिलेक्ट करते हैं उद्देश्यों के अकॉर्डिंग तो उसका भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले हम सिंपल चीज़ें रखेंगे, इसके बाद में कॉम्प्लेक्स मटेरियल रखा जाएगा। जैसे कि दिस स्टेप एंश्योर दैट कंटेंट इज स्ट्रक्चर्ड इन ए वे दैट अलाउज स्टूडेंट टू बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज। यानी कि जो भी चीज़ें हैं मतलब हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरीके से मूव करेंगे कि पहले हम कुछ उस कंटेंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को रखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से जो कंटेंट का सिलेक्शन है वो लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टीचर सेलेक्ट द लर्निंग मेथड एंड स्ट्रैटेजीज टू हेल्प स्टूडेंट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए हैं उनको अचीव करने के लिए जो टीचर है कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनकी माध्यम से जो है वो स्टूडेंट को जो है सिखाएगा, पढ़ाएगा और जो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित हैं उनको अचीव करने के लिए वो हेल्पफुल होगा। लर्निंग एक्सपीरियंस कैन इंक्लूड लेक्चर, डिस्कशन, असाइनमेंट। मतलब इनके माध्यम से टीचर जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या करेगा, लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेगा कि किस तरीके से लेक्चर्स उसमें दिए जा सकते हैं, डिस्कशन कराए जा सकते हैं, बच्चों को असाइनमेंट दिया जा सकते हैं। तो लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करने के ये विभिन्न माध्यम हैं। इसके अलावा ग्रुप वर्क भी कराया जा सकता है, इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी छात्रों से हम करा सकते हैं, जिससे कि जो हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग छात्रों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी
उसमें विकसित हो सकें, यानी कि हम व्यावहारिक रूप से जो मतलब कंटेंट है उसको व्यावहारिक रूप से भी हम उसमें जानकारी हासिल कर सकें। स्टेज 6 के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्टिविटीज़ मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए सीक्वेंस दैट प्रमोट इफ़ेक्टिव लर्निंग। जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं हम उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें जिससे कि वो इफ़ेक्टिव लर्निंग की ओर प्रमोट हो सकें। और इसमें हम विभिन्न तरीके की वैरायटी एंड प्रोग्रेशन टू कीप स्टूडेंट इंगेज, मतलब इस तरीके से हम कुछ वर्क इसमें कराएं लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि बच्चे जो है उनको व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकल वे में करना सीखें। जैसे कि हम उसमें कुछ डिस्कशन करा सकते हैं, असाइनमेंट करा सकते हैं, कुछ उसमें एक्टिविटी करा सकते हैं। तो इस तरीके के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में सीक्वेंशियल फॉर्म में हमको उनको कराना होता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ बोथ स्टूडेंट लर्निंग एंड इफेक्टिव ऑफ द करिकुलम। यानी कि जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन में जो है इसमें छात्रों का मूल्यांकन होता है और करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस का मूल्यांकन होता है कि हमारा जो करिकुलम है वो कितना इफ़ेक्टिव है, और इसके अलावा टीचर की कि शिक्षक कितने इफ़ेक्टिव तरीके से इस करिकुलम को पढ़ा रहा है। तो हम यहाँ पर छात्र के लर्निंग को और जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस दोनों का असेसमेंट जो है इवैल्यूएशन के अंतर्गत होता है। इवैल्यूएशन शुड प्रोवाइड फीडबैक टू इन्फॉर्म एनी नेसेसरी करिकुलम एडजस्टमेंट। इवैल्यूएशन के माध्यम से हम इसमें कुछ आवश्यक फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि करिकुलम में कुछ अगर हमको नेसेसरी थिंग्स को ऐड करना है, कुछ चीज़ों को हटाना है, तो इसके माध्यम से हम उन चीज़ों को इवैल्यूएशन में रख सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्विज़ेज़ एंड फाइनल प्रोजेक्ट, इसके कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम छात्रों का इवैल्यूएशन करते हैं। फीडबैक एंड रिवीजन, फीडबैक बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन, फीडबैक इज़ कलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। जो इवैल्यूएशन के बेस्ड पर जो फीडबैक तैयार होता है वो फीडबैक स्टूडेंट से भी हम तैयार करते हैं, स्टूडेंट से भी फीडबैक लेते हैं, टीचर से भी फीडबैक लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर से भी फीडबैक लेते हैं। द करिकुलम इज़ रिवाइज्ड एज नेसेसरी टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम। और लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए हमें अगर आवश्यकता होती है फीडबैक के अकॉर्डिंग तो हम अपने करिकुलम को भी रिवाइज कर सकते हैं, उसमें रिवीजन कर सकते हैं। एंड रिवाइजिंग लेसन प्लान आफ्टर रिव्यूइंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बच्चों के परफॉर्मेंस को देखने के बाद में हम बच्चों के लेसन प्लान को उसमें रिवीजन कर सकते हैं। जब उनकी हम परफॉर्मेंस को देखते हैं, लेसन प्लान, पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने का ढंग, कंटेंट इत्यादि को देख करके हम उनके लेसन प्लान को रिवाइज करते हैं। कंक्लूजन, हिल्डा ताबा अप्रोच एम्फसाइजेज सिस्टमेटिक इंडक्टिव प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक इंडक्टिव प्रोसेस को फॉलो करती है। इट एंकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टैक होल्डर। इसमें जो टीचर और स्टैक होल्डर है यानी कि सोसाइटी के जो ग्रुप है, समाज का जो समूह है, ये उसके कोलैबोरेशन को भी एंकरेज करता है। टीचर और समाज की जो भी स्टैक होल्डर हैं उनके कोलैबोरेशन, उनके सहयोग, उनके सहभागिता को भी इसमें एंकरेज किया जाता है। द स्टेजेस आर इंटर रिलेटेड एंड सपोर्ट ऑनगोइंग करिकुलम इम्प्रूवमेंट। और इसमें जो भी स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और इसमें करिकुलम के इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें निरंतर इसमें प्रयास किया जाता रहता है। और उसके सपोर्ट में कि मतलब किस स्तर पर किस तरीके से हम इसमें जो उद्देश्य हैं इनके अकॉर्डिंग या फीडबैक के अकॉर्डिंग हम इनमें चेंजेस ला सकते हैं, तो उसके आधार पर करिकुलम में निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। थैंक यू क्लास।